अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आवाज़ इब्न आदम के साथ आपका होस्ट डॉक्टर शुजा सग़ीर ख़ान आपको सलाम अर्ज़ करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम का एक छोटा सा दस्तूर है जो मैंने बनाया हुआ है कि मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले किसी न किसी समाजी मसाइल के हवाले से, किसी वाक़े के हवाले से आपको आगाह कर रहा होता हूँ। आज एक छोटा सा एक क़िस्सा मैंने अखबार में पढ़ा, एक रिसाले में मैंने पढ़ा और वो इतना सबक आमोज़ था कि मेरा दिल चाहा कि मैं अपने तमाम नाज़रीन को वो बताता चलूँ, क्योंकि उसका ताल्लुक़ माँ की अज़मत से था। एक ख़ातून का ज़िक्र है कि जिनकी एक आँख जो थी वो ख़राब थी। हुर्फ़ आम में लोग हमारे यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो काने का इस्तेमाल होता है। तो उन ख़ातून का एक बेटा था, तो क्योंकि माँ की एक आंख नहीं थी तो वो बच्चा माँ से नफ़रत करता था कि मेरी माँ की एक आंख नहीं है, क्योंकि उनकी माँ एक कैंटीन चलाती थी और वो बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता था जहाँ माँ कैंटीन चलाती थी। तो जो बच्चे होते थे स्कूल के वो आके उन्हें कानी आंटी कहते थे, कानी आंटी हमें बोतल दे दो, कानी आंटी हमें बर्गर दे दो, कानी आंटी हमें टॉफ़ी दे दो। तो वो बच्चे को माँ से एक अजीब सी नफ़रत होने लगी। जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला गया, माँ मेहनत करती रही, बच्चे को पढ़ाती रही, लेकिन बच्चे के अंदर माँ की तरफ से नफ़रत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। उसके बाद वो बच्चा मुल्क से बाहर चला गया, तालीम हासिल करी, लेकिन माँ की नफ़रत उसके दिल से ख़त्म ना हुई। उसने वहाँ शादी कर ली, शादी के बाद उसके 2 बच्चे हो गए, लेकिन उसे कभी माँ की याद नहीं आई। अचानक वो वतन वापस आया तो उसकी माँ को ख़बर हुई कि उसका बेटा वापस आ गया है। तो माँ, क्योंकि माँ है, मोहब्बत की मारी है, वो उसके दर पे पहुंच जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है, बेटा बाहर आता है, बेटे को देखती है, चेहरे पे एक खुशी दौड़ जाती है। लेकिन बेटा कहता है आप यहाँ क्यों आई हैं? जब मैं आपसे मिलना नहीं चाहता तो आप यहाँ क्यों आई हैं? ये अल्फाज उस पर बिजली बन के गिरे और वो माँ उल्टे पैर चली गई। कुछ अरसे के बाद उस बेटे को ख्याल आया कि मैं अपनी माँ की ज़रा हालत जाके देखूँ। कुदरत ने उसके दिल में डाला। जब वो माँ के घर पे पहुँचा तो वहाँ ताला पड़ा हुआ था। उसे बड़ी तशवीश हुई। उसने बराबर का दरवाज़ा खटखटाया, पड़ोसी का, पूछा मेरी माँ कहाँ है? उन्होंने कहा बेटा तुमने बहुत देर कर दी, उनका तो 1 हफ़्ते पहले इंतकाल हो गया है, लेकिन अच्छा किया तुम आ गए, तुम्हारे नाम एक रुका दे के गई हैं। तो जब उसने रुका खोला तो वो मनो मट्टी के नीचे दफन हो गया। उस पर जो अल्फाज लिखे थे इब्न आदम, वो ऐसे थे कि दिल हिला देने वाले अल्फाज थे। वो माँ तहरीर कर रही है, बेटा सदा खुश रहो, आबाद रहो, तुम भी, तुम्हारी बीवी भी, तुम्हारे बच्चे भी। बेटा मुझे पता है कि मेरी एक आंख कानी थी जिसकी वजह से तुम मुझसे नफ़रत करते थे, लेकिन शायद तुम्हें हकीकत का अंदाज़ा नहीं। जब तुम बहुत छोटे थे तो एक रोड एक्सीडेंट में तुम्हारी आंख ज़ाया हो गई थी। मुझे वो तुम्हारी कानी आंख बिल्कुल नहीं भाती थी। मैं डॉक्टरों के पैर पड़ती थी कि खुदारा मेरे बेटे के आंख लगा दो। आखिर एक डॉक्टर ने कहा कि इसके ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है, अगर कोई आँख दे देगा अपनी और वो मैच कर जाएगी तो हम इसके आँख लगा देंगे। बेटा मैं माँ थी, मुझसे तुम्हारा दर्द और तुम्हारी वो तकलीफ़ नहीं देखी जाती थी, तुम्हारा कानापन नहीं देखा जाता था। मैंने अपने आप को पेश किया और अपनी एक आँख तुम्हारी आँख में लगवा दी। बेटा जिस आँख से तुम देखते हो वो मेरी आँख है, और आज तुम जिस आँख से नफ़रत कर रहे हो वो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ पहले ही। अगर मेरी जान भी तुम्हें दी जाती, अगर मुझसे तुम मेरी जान भी मांगते बेटा, तो वो भी बड़ी कम थी, तुम माँ की अज़मत को नहीं पहचानते। तो ये वो दिल हिला देने वाले अल्फाज थे। मुझे ऐसा लगा कि माशरे को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा माशरा इस वक्त बड़ी तेज़ी से जो है वो तबाही की जानिब बढ़ता जा रहा है। इस ये जो हमारा जो मेरा सुनाने का जो मकसद था वो ये था कि आज हमने माशरे पे बात करनी है, आज हमने करैक्टर पे बात करनी है, आज हमने अपनी नई नस्ल के करैक्टर के हवाले से बात करनी है। और जिस नई नस्ल के करैक्टर के हवाले से हमने बात करनी है उस पर मैंने दावत दी है एक ऐसी हस्ती को कि जो हमारे मुल्क में एक इनफरादी हैसियत रखते हैं। आपकी जो लाइफ है वो एडवेंचर से भरपूर है। आपने दुनिया में, पाकिस्तान में एडवेंचर्स के हवाले से और वतन अज़ीज़ में आप शायद अपनी नौयत के वाहिद जो हैं वो एडवेंचर के या टूरिस्ट के जो हैं वो एक फेमिलियर नाम है। और ये राह टीवी की बड़ी खुशनसीबी है कि वो आज हमारे साथ हैं और वो इस मसाइल इब्न आदम पर, जैसा मैंने तज़किरा किया, करैक्टर के हवाले से, आज के बच्चों की जो तरबियत हो रही है उसके हवाले से
आज हम उनसे बात करेंगे। मैं उनका बेहद मशहूर हूँ और राह टीवी भी कि आप आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं आपका तारुफ़ करूँ उस्मान मोहम्मद ख़ान साहब से। उस्मान मोहम्मद ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब, वैसे तो आपका जो है ना, जो बायोडाटा, जो रिज्यूम है, वो तो बहुत वसी है। मतलब अगर हम उस पर गुफ्तगू करना चाहें तो जो हमारा जो लिमिटेड टाइम है वो सिर्फ आपकी रिज्यूम पे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अपने बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आप बताना पसंद करेंगे कि ये जो एडवेंचर से भरपूर आपकी लाइफ है, ये क्यों और क्या, इसके पीछे क्या एक है कि आप जैसे नौजवान, क्योंकि मैं तो आपको आपके बचपन से जानता हूँ, ये तो आपकी मेरी 30 या 35 साल के बाद आज चैनल पे मुलाकात हुई है। गुफ्तगू के दौरान आपने भी अपना तारुफ़ कराया, फिर हमने बताया कि जी हम इतने पुराने दोस्त हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप इस तरफ कैसे आए और ये क्या टूरिज़म, ये क्या एडवेंचर्स क्या है ये, मतलब नाजरीन को बताएं। दुनिया की जो नंबर 1 इंडस्ट्री है वो टूरिज़्म है। एग्जैक्टली। फॉरेन एक्सचेंज बिल्डअप करने का जितना ये बिल्टअप करता है वो कोई और दूसरी इंडस्ट्री बिल्ट नहीं करती। लेकिन हमारे मुल्क में तो इसका रुझान ही नहीं है। देखिए, अक्सर लोग मुझसे एक बात कहते हैं, पहले मैं थोड़ा सा अपना वो बताता चलूँ कि लोगों का क्या बेसिक वो है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा ये पागल है, बेवकूफ़ है, मतलब ये किस काम में लग गया, मतलब। मगर मैं उनसे एक बात पूछता हूँ कि जिस वक्त वो मुझे, जब मैंने ये स्टार्ट लिया था, जब और आज तक मैं एक ही बात कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ तो है, जब भी तो मैं इसी तरफ अटका हुआ हूँ। यकीनन। और मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे कि ये एक बहुत बड़ी सर्विस है, क्योंकि देखिए इस वक्त जो हमारे बच्चों में से जो करैक्टर जाता चला जा रहा है, उसकी बेसिक रीज़न जो है वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का ना होना या फुकदान ना होना। ठीक है ही नहीं, ग्राउंड्स वैसे ही नहीं है, स्कूल्स घरों में बन गए हैं, बच्चे कंप्रेस्ड हो गए हैं जहनी तौर पे। अच्छा, घरों से क्या मुराद है? मतलब आप क्या समझते हैं घरों से? ये लफ्ज़ जो आपने अभी अदा किया कि घरों में बन गए, तो क्या ये आपके जहन में क्या ये लफ्ज़ क्यों आया कि घरों में बन गए? घरों, पहले जो स्कूल्स बना करते थे, एक्चुअली हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है ना वो ब्रिटिशर्स का रहा है, अंग्रेज़ों का। अगर आप गौर करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद ब्रिटिशर्स, और भी अंग्रेज़ हैं लेकिन ब्रिटिशर्स मतलब पर्टिकुलरली वो, उनका जो फोकस होता है ना वो ह्यूज बिल्डिंग्स के ऊपर होता है, जिसके बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, और बड़ी खूबसूरती के साथ उस बिल्डिंग को बनाया जाता है। उसकी बेसिक रीज़न यही होती है कि जो बच्चा उस सर्टेन स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में जा रहा होता है या पढ़ रहा होता है, वो बाद में बहुत प्राउड फील करता है कि मैं फ़लाँ इंस्टीट्यूट से। एग्जैक्टली सही है। और जो घरों में बनाने का जो मैं बेसिकली रीज़न बता रहा हूँ वो ये है कि जो स्कूल्स घरों में बन गए हैं, तो ज़ाहिर है घरों के अंदर इतनी कैपेसिटी होती ही नहीं है कि उधर जो है वो प्लेइंग ग्राउंड भी हों उनके लिए, भागने दौड़ने की भी जगह हो, कंप्रेस्ड माहौल होता है, क्योंकि जहन जो है वो उतने ही लेवल के ऊपर सोच सकता है जिस लेवल के ऊपर वो होता है। उस अब तो 80 गज में भी स्कूल है ना। एग्जैक्टली, आप देखें 80 गज पे डबल स्टोरी है, 120 गज पे डबल स्टोरी है। एग्जैक्टली। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आता उस्मान साहब कि क्या गवर्नमेंट को हमारी नज़र नहीं आती हैं सारी चीज़ें? अगर आप गौर करें, आज भी जो बड़े बड़े लोग निकले हैं, जिनको आप कोई भी आप उठा के देख लीजिए, वो ज़्यादातर पीले स्कूल के पढ़े हुए थे। भाई हम दूर क्यों जाएं, आप उठा के प्रोफेसर गफूर साहब को ले लीजिए जी, हैं, आप मौलाना मौदूदी साहब को ले लीजिए, आज के दौर के हमारे नामवर लीडर जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब को ले लीजिए। आप भी जेल रोड स्कूल के पढ़े हुए हैं, आपने तो जेल रोड स्कूल देखा था क्योंकि आपकी रिहाइश भी मार्टन क्वार्टर्स में थी, मेरी भी वहीं थी। तो आप देखिए कितना वसी और अरीज स्कूल होता था वो। जी बिल्कुल। मतलब रेसेस होती थी तो पता चलता था बच्चा यानी थक जाता था खेल खेल के, पसीने में आ जाता था। मतलब यहाँ तो वो बेचारा उसी माहौल के अंदर से उसने रिसेस में जो है वो कैंटीन से चीज़ लेनी है, वहीं खानी है, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा वो बॉल से खेल लेंगे बच्चे। बिल्कुल। हुआ फिर ये कि जो जिस चीज़ को मैंने फिर बाद में फोकस किया कि एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ ये कि बच्चों के पास वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने की जगह नहीं बनी, तो वो बच्चा जो है उसको उसके अंदर वो चीज़ आई नहीं,
अंदर से, क्योंकि अब तो खैर और भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया है कि अब तो वो सिर्फ नेट या फिर किसी सर्टेन खाने पीने की किसी चेन में जाके वो खा पी लेता है और वो उसी में प्राउड फील करता है कि जी मैं बहुत कुछ मतलब है कि बहुत इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। नहीं, 30 साल पहले चले हैं आप देखें, स्कूलों में बाकायदा स्पोर्ट्स डे होता था। एग्जैक्टली, बाकायदा तौर पे स्पोर्ट्स डे होता था, एक्टिविटीज़ होती थी, मिलाद हो रहा है और जनाबे वाला मेला हो रहा है। आपको हैरत होगी, मैं जिस स्कूल में पढ़ा फिर बाद में, क्योंकि अब्बू बाहर रहते थे। आपका तो बेस ग्रीनवुड स्कूल था ना? एग्जैक्टली था, हाँ। लेकिन अच्छा, ग्रीनवुड कौन में सी मैं क्लास तक आप ग्रीनवुड में? ग्रीनवुड में तो मेरे ख्याल में 2 महीने ही रहा था मैं। अच्छा, लेकिन मुझे याद पड़ता है क्योंकि मैं तो खुद हाँ, ग्रीनवुड से निकला था, तो आप भी ग्रीनवुड में ही थे। 2 महीने रहा था। अच्छा अच्छा, मुश्किल से वो भी 2 महीने, जिस ज़माने तक वहाँ रहा था। अच्छा, वो भी काफ़ी वसी और अरीज स्कूल था, काफ़ी कंपैरेटिवली 100 के करीब कमरे थे। एग्जैक्टली, कंपैरेटिवली। जब अब्बू बाहर चले गए और फिर उनको कुछ और समझ में नहीं आया कि अब मैं इसको कहाँ पे एडमिशन इसका कराऊँ, तो हॉस्टल भी चाहिए था। तो फिर सादिक बावलपुर में एक स्कूल है, सादिक पब्लिक स्कूल। सादिक पब्लिक स्कूल, जी, ठीक है, जो कि सादिक अब्बासी साहब ने बनवाया था। अच्छा, अब्बासी हुक्मरान जो थे। जी, एग्जैक्टली। वो स्कूल तकरीबन 450 एकर्स के ऊपर है। ये इट श्योर है। इस पे तो एक बहुत बड़ी यानी रमीज़ राजा भी वहीं से हैं। अच्छा। और वकार यूनुस भी वहाँ कुछ अरसे पढ़े हैं, और भी काफ़ी ऐसे लोग। अभी अजीम हफीज़ हमारे साथ खेला करते थे। और आपको बड़ी हैरत होगी कि हमारे स्कूल का एक लड़का, जो स्कूल का लड़का था, उसके पाकिस्तान के 2 रिकॉर्ड्स हैं, एक हाई जंप का और एक पोल वॉल्ट का। खालिद चौधरी उसका नाम है। आज भी है, हमारा अच्छा दोस्त है, इधर ही कराची में ही होता है। तो वो जो और हमारे स्कूल के अंदर जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते थे, अब नहीं, अब वो भी चेंज हो गया बहुत कुछ, वो उसका भी रीज़न बताऊंगा। लेकिन जो हुआ करते थे, जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते थे, उसके अंदर बाकायदा इंटरनेशनल लेवल के या पाकिस्तान के जो टॉप लेवल के जो लोग हैं उनको इनवाइट किया जाता था। यानी हमारे स्कूल का लड़का जो क्रॉस कंट्री भाग रहा है, वो पाकिस्तान के नंबर 1 के साथ मिलके भाग रहा है। वाह। ये किसी स्कूल में नहीं होता, मगर स्कूल का लड़का क्रॉस कंट्री में पाकिस्तान के नंबर 1 के साथ वो compete कर रहा है। चाहे वो चलो इट्स ओके, वो सेकंड रहा होगा या बाद में आया होगा, जो कुछ भी है, लेकिन compete मुकाबले की पोजीशन में तो है, पोजीशन तो है उसमें। जी हाँ, एग्जैक्टली। तो वही है कि वो एक दफ़ा मैं मीटिंग में बैठा हुआ था कुछ अरसे पहले, तो एक कर्नल साहब बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा बीच में रोक के, वो जो कॉन्फिडेंस जो हमें स्कूल ने दिया है, आपको हैरत होगी। बहरहाल ये कोई बहुत ही फ़खरिया बात तो नहीं है, मगर हमारे स्कूल में ज़्यादातर लोग जो आते थे वो ब्यूरोक्रेट्स या ज़मींदारों के बच्चे होते थे, या इस तरह के ज़रा टॉप नॉचेस में से थे। तो लेकिन हमारी गार्डनिंग की भी क्लास होती थी। अच्छा, गार्ड। और हमारी वुड वर्क की भी क्लास होती थी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता था आपने किस उसमें जाना है। तो वुड वर्क, गार्डनिंग, प्लांटेशनिंग या इस तरह की चीज़ें, हालांकि ये तो आम तौर पे स्कूलों में नहीं होती, स्कूलों में नहीं होती। हाँ। लेकिन ये इसकी बेसिक रीज़न क्या थी? करैक्टर बिल्डिंग। तो मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो एक इधर एक बहुत ही एक होटल है जिस उसमें ऊपर डोम्स, एक्चुअली उसमें एक इशू आया था, वो ये कि नीचे पानी होने की वजह से अंदर सफोकेशन, क्योंकि वो समंदर के करीब था तो सफोकेशन ज़्यादा हो जाती थी। उसको बाहर निकालने के लिए, वो जो अंदर जो पानी का जो ह्यूमिडिटी बढ़ रही थी उसको बाहर करने के लिए जो उनको कुछ वेंट्स और ये सारी चीज़ें दरकार थी, तो लकीली मैं उस ज़माने में इंपोर्ट करता था। उस्मान साहब, बात हो रही थी कि आप उस ज़माने में कहीं थे, कहीं बाहर से आए थे आप उस वक्त? उसके अंदर मैं रूफ लाइट सिस्टम में डील करता था, सन रूफ्स। तो एक होटल के लिए, क्योंकि अंदर सफोकेशन बढ़ती थी तो उनको कुछ डोम्स चाहिए थे। खैर वो जब मैंने उनको आइडिया फ्लोट किया तो वो उनको बहुत ही एक्साइटेड हो गए वो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ उनको, क्योंकि और पाकिस्तान में कोई और था नहीं इस तरह का कोई काम करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह वो जब मैंने उनको आइडिया समझा रहा था तो एक कर्नल साहब बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे रोक के पूछा कि बेटा आप ये बताएं आपने किया क्या है, क्योंकि वो आर्मी के आदमी थे और ज़्यादातर हमारे साथ के लोग फोर्सेस में बहुत जाते थे। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा कि सर बेसिकली आई एम फ्रॉम सादिक पब्लिक स्कूल बावलपुर। तो वो कहते हैं कि दिस इज़ इनफ। अच्छा, नाम एक रिनाउंड नाम।
ये अब आप वहाँ से पढ़े ना, अब बस आपको यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बिकॉज आपके पास वो सारा कॉन्फिडेंस है जो कि किसी भी एक सर्टेन लाइन के लिए चाहिए। तो वो बहरहाल जो बेसिक जो मैं अभी तक जिस बात पे पहुंचा वो ये कि स्कूल्स के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ख़त्म होने के बाद बच्चों के अंदर से कैरेक्टर भी चलता चला गया, क्योंकि कैरेक्टर बनता है जिस वक्त वो पढ़ाई, देखिए पढ़ाई जो होती है बेसिकली वो होती है कमाई का ज़रिया। देखिए आप डॉक्टर बनेंगे तो आप इतना कमाएंगे, आप इंजीनियर बनेंगे तो आप इतना कमाएंगे, वकील बनेंगे आप वकील बनेंगे तो इतना कमाएंगे। तो आप ये तो सारी कमाई पढ़ाई जो है ना, ये कमाई के लिए है बेसिकली। आपने उसके ऊपर आपने एक वो पॉइंट दे दिया कि जी इतना इस पे इतना है, MBA करना है साहब, BE करना है, बी कर लेंगे तो कहीं 18 ग्रेड में लग जाएंगे। एग्जैक्टली यही है। वेरी ट्रू। लेकिन मतलब ये कि वो माशरे की जो तरबियत की बात हो रही थी जी, वो कौन करेगा? वही वो मैं इदारा ही करेगा जी, ना? वही मैं बता रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली जब एजुकेशन के लिए बच्चा आने लगा तो बच्चे का बैग जो है वो भारी होता चला गया दिन ब दिन। और अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि अगर बच्चे को एक तराजू के एक पड़े में रखा जाए और बुक्स को उसकी दूसरे में, तो आई एम डेड श्योर कि उसका झुक जाएगा बुक्स वाला, उससे ज़्यादा वजन होगा। आजकल के बच्चे तो नॉमिनल मेरा ख्याल है 25, 30, 40 किलो के बच्चे हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल एग्जैक्टली, और कम हो गए वो तो बेचारे। तो वो जो उनके साथ जो लोगों से ताल्लुक़, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वो एक दफ़ा उनके ज़माने में एक सहाबी ने कहा कि फ़लाँ साहबे बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, बहुत नेक आदमी है, आप उनको फ़लाँ जगह का पता नहीं वल्लाह गवर्नर बना दें या कुछ बना दें। तो उन्होंने कहा कि क्या आप उनको जानते हैं अच्छी तरह? कह रहे हैं नहीं। कह रहे हैं क्या आपने उनके साथ सफ़र किया है? कहने का नहीं। तो कहने का क्या आप उनके बराबर में रहते हैं, मतलब घर मोहल्ले में रहते हैं? मैं समझ रहा हूँ। नहीं। बोलेंगे क्या कोई लेन देन किया है कभी आपने उनका? उन्होंने कहा नहीं। तो कहते हैं आप फिर उनको कैसे जान सकते हैं? ये जो एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये जब आप वहाँ से बाहर निकलते हैं, जब आप उस सर्टेन सिचुएशन से, पढ़ाई वाले माहौल से जब आप बाहर निकलते हैं, तो आपके साथ जो वो इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, लोगों के साथ, तो वो इंटरेक्शन बेसिकली आपको इंसान का बच्चा बनाता है। वो इंटरेक्शन जो है ना वो आपका कैरेक्टर को बिल्ड करता है, माशरे यानी तरबियत करता है, इखलाकियात। लेकिन अच्छा गौर करें आप उस्मान साहब के अंदाज से गुफ्तगू बच्चों का तब्दील हो गया है बहुत ज़्यादा। अच्छा पहले अब्बा कहते थे हम, बहुत, जी हाँ, है ना, बिल्कुल। वालिद साहब कहते थे, जी हाँ, बिल्कुल। अब डायरेक्ट डैड। अब आप exactly। देखें माँ को मॉम, जी हाँ, है ना। जी। तो वो खाना जब खा रहे हैं तो कहने लगे वो मैंने तो अपने हिस्से का फोड़ लिया। एग्जैक्टली, अब अल्फाज देखें। जी हाँ, वो मतलब कैसी चीज़, यानी अब खाना खा रहे हैं, एग्जैक्टली अल्लाह पाक ने हमें रिज़्क़ अता किया जी है, हाँ। हमें तो उसे इखलाकियात से खा के उसका शुक्र करना है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक ज़ात कि तूने हमें खाने को दिया, रिज़्क़ दिया। और हमारा नौजवान क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, खाना फोड़ लिया, मैंने तो आज मुर्गी फोड़ ली। आप देखें किस तरफ जा रहा है माश। बिल्कुल। तो उसकी वजह एक और भी है ना, उसकी वजह यह है कि जैसा डालेंगे ना वैसे ही निकलेगा। जब से हमने इस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दिया है, बस सिर्फ हम एक बात पे लगे हुए हैं कि वो ये बच्चा किसी तरीके से पढ़ लिख जाए, डिग्री मिल जाए, डिग्री मिल जाए। एग्जैक्टली। अब वो उसके लिए कैसी कमाई हो रही है, कैसा खिलाना पिलाना हो रहा है, क्या चीज़ हम उसके पेट में डाल रहे हैं, वो हम उससे कैसे हम उसकी तरबियत करें, वो सारी चीज़ें जो है ना सब ख़त्म हो गई है। पहले ज़माने में जब कोई मोहल्ले के अंदर कोई बच्चा कोई शरारत करता था, अगर मोहल्ले के कोई और साहब बड़े होते थे, बड़े जो हैं उनसे अगर उनको मारते थे तो वो घर आके भी शिकायत करने के लायक ही नहीं होता था। और अब अगर कोई पड़ोसी मार ले तो एक हंगामा हो जाता है साहब। अब तो अगर बच्चे का चाचा मार ले, अब तो बच्चे का अगर चाचा ही मार ले ना तो उस पर भी हंगामा हो जाता है। वो तो सेपरेशन हो जाती है भाई, भाई की शक्ल नहीं देखता। मैं तो महल्ले की बात बता रहा हूँ कि अगर दो बच्चे लड़ गए और एक औरत कहने आ गई शिकायत, बिल्कुल, तो वो जो दूसरी औरत थी पहले, अच्छा वो बच्चों का कैरेक्टर तो थोड़ी देर के लिए आप साइड में कर दीजिए, जी बड़ों का कैरेक्टर सामने आ जाता है, इखलाकियात। सही बात। उन खवातीन की आप गुफ्तगू तो सुने, आप कानों को हाथ लगाएंगे। वेरी ट्रू। उसके बाद फिर वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते मर्दों में पहुंचता है। एग्जैक्टली। और उसका एंड थाना होता है। एग्जैक्टली, ऐसे ही है। तो माशरा कहाँ जा रहा है? ऐसे ही। अच्छा इस माशरे को देखें, मैं एक एंकर हूँ, कॉलम निगार भी हूँ, समाजी हवाले से एक रिनाउंड हूँ, आपको पता है। तो मैं अपने कॉलम के ज़रिए माशरे की तरबियत कर रहा होता हूँ।
अच्छा, जब मैं आवाज़ इब्ने आदम के प्रोग्राम को शुरू करता हूँ तो किसी न किसी इशू पे, जैसे आज माँ की अज़मत के हवाले से वो जो माँ का नुस्खा मैंने आपके सामने बताया, तो मैं जैसे अपना एक छोटा सा किरदार अदा कर रहा हूँ। अगर हर फर्द, देखें, हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपना छोटा सा रोल प्ले करे किरदार, यानी इस किरदार को बिल्ड करने के लिए। अब होता क्या है कि स्कूल से शिकायत आई बच्चे की कि जी ये फलाने बच्चे को तंग करता है या मारता है, पीटता है, तो ये कि हम जाके अपने बच्चे की बाकायदा तौर पे कंप्लेन पे जाके उनसे एक्सक्यूज़ करें स्कूल वालों से कि जी ठीक है, मेरी गलती है, मैं बच्चे की तरबियत करूँगा, इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं होगी। उल्टा जाके स्कूल वालों के ऊपर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, सुबह से लेकर शाम तक तुम, ये तुम्हारे पास रहता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम तुम्हें पैसे देते 2000 रुपये महीना, आपको बड़ी 1000 रुपये गाड़ी वाला ले रहा है। एग्जैक्टली, आपको बड़ी हैरत होगी, ये जो आपने अभी बात कही है, अब तो बच्चों का ये सोच डेवलप हो गई है कि अगर मैं फ़ीस नहीं दूंगा तो ये खाएगा कहाँ से, ये जो उस्ताद है ये खाएगा कहाँ से। अरे सर, अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं उस्मान साहब के एक टीचर ने एक बच्चे के हाथ मार दिया। टीचर उस्ताद है, हमें मारती थी, हम लोग तो सर झुका के खड़े रहते थे। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, टीचर का ही, शी इज अ लेडी टीचर, कहने लगे आज तो उठा लिया है, आइंदा नहीं उठाना, जानती नहीं हो मैं फलाने का भाई हूँ, फलाने का, जो भी XYZ एग्जैक्टली कोई हो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं हो, किसी भी सियासी पार्टी का हो, तुरम खाओ। बात ये इस धौस और खौफ की नहीं हो रही, अब हमें खौफ और धौस से निकलना होगा। अगर हमने इस माशरे को बचाना है, आज का जो माशरा है, अगर इसे बचाना है तो खुदारा हमें खौफ से निकलना है। खौफ से निकलेंगे, डर अपने अंदर से निकालेंगे, तब हम किसी की तरबियत कर पाएंगे। नहीं तो आज वो मिनी बस से उठा के पान खा रहा है, उसने पीक थूक दी, बराबर वाला नमाज के कपड़े सफ़ेद, जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा है, इतना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया पान का कि अब वो गालियाँ दे रहा बेचारा, वुज़ू करके घर से निकला, गालियाँ ही दे सकता है ना, और क्या करेगा। अब वो वापस आएगा, कपड़े बदलेगा। यार इतना तो सेंस रखो कि तुम मिनी बस में बैठे हो या रक्शे में बैठे हो, रोड पे चल रहे हो, तुम जो थूकोगे यकीनन वो किसी पे जाएगा। कोई पुरसा निहाल नहीं है, कोई पुरसा निहाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अभी तरबियत के हवाले से जो बात हो रही थी आपकी मेरी, तो आप, अच्छा आप ये बताएं कि आप तो टूरिज़्म के हवाले से काम कर रहे हैं, एडवेंचर्स के हवाले से, आपका क्या रोल प्ले हो सकता है आपकी इस चीज़ों से जुड़ी हुई में, माशरे में क्या रोल प्ले कर सकते हैं? जी, मैं उसी बात पे आता। हमारे वालिद साहब, आपने इंडस हॉस्पिटल का नाम तो सुना? जी जी बिल्कुल सुना। ये मेरे वालिद साहब ने बनवाया हमारे, ये बहुत जल्द ही ये परवान चढ़ा है जी। इसका पहले नाम था इस्लामिक मिशन हॉस्पिटल। एग्जैक्टली, छोटी सी एक क्लिनिक थी पहले। नहीं, क्लिनिक कभी भी नहीं थी ये। अच्छा, हॉस्पिटल ही था छोटा। हाँ, ये हमेशा से ही एक बड़ा हॉस्पिटल था। ये 500 बेड का हॉस्पिटल बनना था, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के, ऐसे गलत लोगों के आ जाने की वजह से, एक मेरे वालिद साहब, वैसे तो 14 डॉक्टर्स आने थे, लेकिन एक वालिद साहब थे और एक और सर्जन काजी साहब थे जो इंग्लैंड में। एक तो सर्जन काजी यहीं पे हैं, वो अलग आदमी, वो होते रहते, वो दुबई में हैं। दूसरे साहब सर्जन काजी जो हैं वो आए थे, और अनफॉर्चुनेटली उनको भी जाना पड़ गया। और फिर उसके बाद ये वापस मिलके फिर इंडस हॉस्पिटल उसका नाम हुआ, और वो सारी चीज़ें। मतलब उसके फाउंडर्स में से हैं आपके वालिद? जी, मेरे वालिद साहब ने ये एसोसिएशन अबू धाबी में बनाई थी। अच्छा अच्छा, उस एसोसिएशन के बैनर तले ये काम हो रहा है। और ये शेख जाहिद ने पैसे दिए थे। अच्छा। मेरे वालिद साहब पहले शेख जाहिद के लिए काम किया करते थे। अच्छा अच्छा, ये तो आपने बड़ी अहम चीज़ हमें बताई हमारे नाजरीन को, कि मतलब ये तो एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी बिल्कुल, गरीब आदमी के लिए इंडस एक बहुत बड़ा तोहफा, इनाम है मेरे हिसाब से। सोशली अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू काफ़ी काम करते हैं, और वो एक बात बोलते हैं। मैंने एक दफ़ा बल्कि उनसे कहा था, मैंने कहा था एक स्कूल बनाते हैं, तो उन्होंने कहा मैं घर में तो नहीं बनाऊंगा स्कूल, हाँ कोई देख लेते हैं, कोई अगर हमें ऐसी जगह मिल जाती है जिसकी स्पेस इतनी हो कि बच्चा खेल सके और बच्चे को कुछ दिया जा सके। तो अब्बू एक बात बोलते हैं, कहते हैं कि देखो हमेशा जो है ना, आप अपनी सर्विसेज पे फोकस रखें। लोग ज़्यादातर पैसे पे फोकस रख रहे हैं इस वक्त। अगर जब सर्विसेज पे फोकस रखेंगे ना, पैसा तो सेकेंडरी होता है, वो तो खुद ब खुद आता है। प्राइमरी चीज़ पे तो आप फोकस करें। एग्जैक्टली। Unfortunately, what is happening कि people are mostly focused on their that what kind of money they can extract out of it.
अनफॉर्चुनेटली वो क्योंकि वो तो बेसिकली वो कहते हैं कि जी इस वक्त हर आदमी बिजनेसमैन बना हुआ है, वो कहते हैं जी लाख रुपए डालो कल 2 लाख रुपए निकाल लो। मगर ऐसा आप पहले सर्विसेज अच्छी बनाएं, लोग अट्रैक्ट करें। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, स्नॉर्कलिंग बहुत सारे लोग दे आर चार्जिंग 2500 टू ऑनवर्ड्स 3500 फॉर व्हाट पर्पस? स्नॉर्कलिंग इज लाइक वो समंदर में जो हम जाते हैं स्नॉकल लगा लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं और वो सारी, सही है। तो वो हम जब समंदर में दे आर चार्जिंग फ्रॉम 2500 टू 3500, बट व्हाट आई चार्ज इज 1700 टू एट द मोस्ट 2000। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, मैं कोई डिलीवर करना चाहता हूँ लोगों को। मगर और दूसरी चीज़ों में भी यही है, साइकिल्स जो हम साइकिलिंग जो अप नॉर्थ में हम करवाते हैं उसके अंदर सारा इवन साइकिल्स हम खुद देते हैं, वहाँ कैंप्स हम देते हैं, रुकसैक हम देते हैं, स्लीपिंग बैग्स हम देते हैं, वी गिव एवरीथिंग। राफ्टिंग करवाते हैं हम, राफ्ट्स हम देते हैं, उसके अंदर हम एक्सपर्टीज़ देते हैं, उसके अंदर हम लाइफ जैकेट्स देते हैं, उसके अंदर देयर सेवरल थिंग्स। कैमल की भी कोई कराते हैं आप? कैमल सफारीज हम जो कराते हैं वो हम चोलिस्तान में कराते हैं मोस्टली, क्योंकि चोलिस्तान इज़ लिटिल मोर कंट्रोल्ड एरिया फॉर अस, क्योंकि मैं भावलपुर से पढ़ा हुआ हूँ, तो वो जो नवाब साहब हैं या फिर उधर पढ़ाई आपकी भावलपुर की ज़रूर है, लेकिन आपकी तो सारी जो ख़ानदान है वो तो कराची के से रिलेटेड है। एग्जैक्टली, लेकिन जो मेरा हॉस्टल लाइफ जो गुजरी है तो अब वो सब मैं उन लोगों के साथ पला बड़ा हूँ, बचपन सारा गुजर गया है, तो इसलिए वो सारे मेरे अभी तक वैसे ही हैं। बिल्कुल, यकीनन बचपन से लेकर और जवानी तक का एक सफ़र होता है। एग्जैक्टली, तो वो सब जो है वो मुझे बहुत दे सपोर्ट मी अलॉट। मतलब जो जिन पैलेसेस में लोग सिर्फ देखने जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं उसमें मैं जाके ठहरता हूँ, और जिन जगहों के ऊपर लोग अक्सर जगहों पे ऐसी जगहें हैं वहाँ पर जहाँ पे आम तौर पे आदमी एंटर नहीं हो सकता बगैर किसी नोन उससे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा एक्सेस है वहाँ पे। मतलब एक नेटवर्क टाइप पूरा कहते हैं कि मतलब सारे जानने वाले वहाँ पे। फिर मानसेरा के अंदर मेरा अपना एक पूरा सेटअप है। मानसेरा से आगे एक जगह है बिसियाँ बालाकोट से तकरीबन 14 किलोमीटर्स पहले है, वहाँ पे एक पूरा मेरा सेटअप है। वहाँ मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल है। जितने भी अप नॉर्थ के प्रोग्राम्स हैं जैसे नारायण खागान या फिर कश्मीर या फिर ये गिलगित की साइड के देवसाई हो गया या फेरी मेडोज़ हो गया या चाइना बॉर्डर हो गया, वो सारे प्रोग्राम्स जो मैं वहीं से कंट्रोल करता हूँ, और उधर सारा इक्विपमेंट सब कुछ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। जस्ट लाइक ऑफिस है, रहने की जगह है, बाकायदा घर है वहाँ पे, सारी चीज़ें हैं, सारी वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ हैं, सर्विसेज हैं, सारी सर्विसेज हैं। और जो बेसिक जो मैंने जो प्रोग्राम्स अब मैं आगे देख रहा हूँ वो ये है कि उसके अंदर मैं इस चीज़ को बीच में शामिल कर रहा हूँ कि लोग अपने प्रोग्राम्स खुद बनाएं। जैसे कि अगर वो मुझसे वो करते हैं और इक्विपमेंट जो प्रोग्राम्स वो खुद बनाएंगे दे कम डाउन टू मी, और उसके अंदर सारी मैं अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करूँगा और उनको मैं सारा जो है ना सपोर्टिव इक्विपमेंट और चीज़ें और वो सारी चीज़ें मैं उधर, क्योंकि आपका एक जानने वाला होना बहुत ज़रूरी है हर जगह। उसके बगैर कहाँ आप कुछ कर पाएंगे। टूरिस्ट तो लाइफ ही बगैर मतलब उसकी तो लाइफ ही बगैर गाइड के पूरी नहीं होती ना, क्योंकि एक आदमी एक नई जगह जा रहा होता है। इन एडिशन मैं आपकी इस गाइड के हवाले से एक चीज़ और ऐड करता चलूँ। PTDC का एक रूल है कि जो भी टूर ऑपरेटिंग कंपनी होगी उसके पास एटलीस्ट एक सर्टिफाइड टूर गाइड होना ज़रूरी है, एक एटलीस्ट। अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारी टूर ऑपरेटिंग कंपनी हैं मोस्टली व्हाट मेरी नॉलेज के तक किसी एक के पास भी कोई सर्टिफाइड टूर गाइड नहीं, और उन सारे के सारों ने उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैसे करा ली, तो सबके सब ने अपना टूर गाइड शो किया PTDC को। अब सोचने की बात यह है कि क्या PTDC के पास टूर गाइड है? नहीं। अर्ली 80s में एक कोर्स करवाया गया था 1 दिन का, और उसके अंदर 3 या 4 लोग थे जिनको उन्होंने सपोर्ट किया था, मतलब बेसिकली उस कोर्स को ज्वाइन किया था, और उसके अंदर जो है ना वो 3-4 लोग बने थे टोटल।
और लेकिन जाहिर है वो एक दिन का क्रैश प्रोग्राम क्या देगा किसी को भी, कुछ भी नहीं दे सकता। क्रैश प्रोग्राम से कहाँ तरबियत हो पाएगी। एग्जैक्टली ये आजकल के देखें जी, मैं बताऊं आपको उस्मान साहब, क्योंकि मैं अब अपनी प्रोग्राम को इख्तितामी मराहिल की तरफ लेके जा रहा हूँ, आपकी गुफ्तगू को बिल्कुल इख्तिताम पे लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास वक्त बड़ा कम है। बात यह है कि हुआ ये कि तालीम निकल के आ गई कोचिंग सेंटर्स में। एग्जैक्टली, ठीक है, वेरी ट्रू। तो वही चीज़ अब आप ये बताने जा रहे हैं टूरिज़्म का हाल आप हमें, कि टूरिज़्म अब हमारे हाथ से निकल चुकी है। बिल्कुल, जो तवज्जो होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट को नहीं है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला हमारे हाथ से जा रहा है। वेरी ट्रू। और मतलब हम महरूम हो रहे हैं उस ज़र मुबादला से। तो मैं इब्ने आदम दरख्वास्त करूँगा अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा उस्मान साहब जैसी हस्तियाँ हमारे पास मौजूद हैं, और ये अकेले वाहिद नहीं होंगे, और भी बहुत से लोग होंगे जो टूरिज़्म को हमारे मुल्क में परवान चढ़ाने में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। इनके लिए इनको सामने रखते हुए इनकी सुपरविज़न में कोई ऐसी चीज़ बिल्डअप की जाए, कोई ऐसा इदारा और रिफॉर्म किया जाए कि जिससे टूरिज़्म को फ़रोग़ मिले, और जो बाहर से टूरिस्ट हमारा यहाँ आता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम की जाए, और वो जाके उसे अपने मुल्क में मल्टीप्लाई करे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान की उन खूबसूरत जगहों को देखने आए कि जिन्हें देखकर दिल खुद ब खुद कहता है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ख़वातीन व हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।